बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट को, दैट इज़ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म बेसिकली है क्या, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा इसके फाउंडर कौन कौन से हैं, ये इसमें कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पास, इसके अलावा इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हुआ और इसकी साइकोलॉजी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, इन सब को डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो एंड तक इस लेक्चर को देखिएगा। तो चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ कि बिहेवियरिज्म का इंट्रोडक्शन क्या है। बिहेवियरिज्म बेसिकली अगर इसके स्टार्टअप को देखें तो बिहेवियरिज्म आपके पास 1930 में स्टार्ट हुआ था, काइंड ऑफ हुआ था। 1930s में जब ये स्टार्ट हुआ तो इनका जो मेन कंसेप्ट था, इन्होंने जो पिछले दो स्कूल ऑफ थॉट थे, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, उनको बिल्कुल सप्रेस कर दिया था। इनके जो कॉन्सेप्ट्स थे उन कॉन्सेप्ट्स ने, तो इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये लोग कहते थे कि जो हमने ना तो साइकोलॉजी के अंदर माइंड को स्टडी करना है, ना उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, ना उसके फंक्शन को स्टडी करना है। हम साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, या साइकोलॉजी जो होती है वो बिहेवियर की स्टडी का नाम होती है। और बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो कि एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि एनवायरनमेंट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसका इंटरनल फोर्सेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता या फिर कम होता है। इन्होंने इंटरनल फोर्सेस पे, इंटरनल फैक्टर्स पे और जो इंटरनल आपके पास माइंड की क्वालिटीज़ हमने पीछे पढ़ी थी, एलिमेंट्स पढ़े थे, उन पे बहुत कम फोकस किया था और उनको क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा था कि जो बिहेवियर होता है, जो कि हमें ऑब्जर्वेबल होता है, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है और इन्वायरमेंट से इंसान जो है वो सीख सकता है। और इनका ये कहना था कि जो बिहेवियरिज्म है वो ज़्यादातर फोर्स करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर। इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी पे डिस्कस करते हैं तो इनका कहना था, इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो बिहेवियरिज्म है, इसके अंदर ना तो थॉट्स को, ना माइंड्स को, ना फीलिंग्स को स्टडी किया जाता है, बल्कि इनके मुताबिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिनको स्टडी करना चाहिए वो बिहेवियर होता है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि इंसान कोई भी चीज़ कर सकता है और कोई भी चीज़ सीख सकता है किसी भी एज में, थ्रू देयर इन्वायरमेंट, थ्रू देयर लर्निंग। ठीक है, इन्वायरमेंट में वो रहकर, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रहकर वो लर्न कर सकता है किसी भी बिहेवियर को सीख सकता है किसी भी एज में। ठीक है, और इसका जो लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि जो लर्निंग है वो बेस्ड करती है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, और हमारे इंटरनल या हमारे जो इंटरनल थाट्स होते हैं, हमारे ट्रेड्स होते हैं, हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं, इनके ऊपर बेस नहीं कर रही होती लर्निंग। और इंसान जो है वो अपने इन्वायरमेंट से सीख सकता है और वो सीख कर अपने बिहेवियर को शो कर सकता है, और उसी बिहेवियर को स्टडी करने का नाम जो है वो साइकोलॉजी है बिहेवियरिज्म के मुताबिक। नेक्स्ट अगर इसके कंट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे, इसमें जो फेमस साइकोलॉजिस्ट पाए जाते हैं वो हमारे पास ये मैंने लिस्टेड किए हुए हैं। इनमें से मैं चंद जो बिहेवियरिज्म के साइकोलॉजिस्ट हैं जो फेमस हैं उनको स्टडी करूँगी। आपके इस लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इवान पेल्वो। इवान पेल्वो हमारे पास मैंने फ़र्स्ट नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि ये आपके पास जो है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको देख लेते हैं कि इनकी जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ दैट इज़ 26 सितंबर और 1849 में ये पैदा हुए थे और रशिया में पैदा हुए थे। दूसरी बात, इन्होंने जो थेरी दी, क्लासिकल कंडीशनिंग की थेरी दी थी उन्होंने, और क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थेरी थी ये वही थेरी थी जिसने आगे से इन्फ्लुएंस किया था जितने भी बिहेवियरिज्म के अंदर जो नेक्स्ट बिहेवियरिस्ट पाए जाते हैं उनको, जैसे कि B.F. स्किनर हो गया, J.B. वॉटसन हो गया, ठीक है, जोसेफ हो गया। इन सब को जो है ना इन्फ्लुएंस करने वाला इवान पेल्वो था, और इसकी जो थेरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की वो थेरी थी। ठीक है, तो इन्होंने बिहेवियरिस्ट को इन्फ्लुएंस किया और फिर आगे चल के जो है बिहेवियरिज्म आया था। तो बेसिकली इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और इनकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थेरी है वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले फर्दर जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थेरी है क्या और ये कब आई थी और किस बेस पे थी और इनके बेसिक जो लॉज हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट फाउंडर की तरफ। बिहेवियरिज्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो इवान पेल्वो जो थे वो तो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था इन लोगों को और फाउंड किया था बिहेवियरिज्म को J.B. वॉटसन ने। J.B. वॉटसन जो थे ये जनवरी में पैदा हुए थे, और मतलब इनकी ये डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली इस्टेब्लिश किया था बिहेवियरिज्म को, और बिहेवियरिज्म कहा जाता है इनको, बिहेवियरिज्म का फाउंडर कहा जाता है। और दूसरी बात, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लिटिल एल्ब्रेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
इनके मुताबिक कि इंसान जो पीछे इवन पेल्वो ने क्लासिकल कंडीशनिंग में जो बेसिक बात की थी वो ये की थी कि हम अपने इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं, और यही बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है कि इंसान अपने इन्वायरमेंट से सीख कर बिहेवियर को शो कर सकता है। वो बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो बिहेवियर नेगेटिव भी हो सकता है। इनसे पहले जितनी भी बात चल रही थी वो पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ चल रही थी कि इंसान जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में दो चीज़ें बताई गई थी, एक पनिशमेंट और एक री-इन्फोर्समेंट के इनसे जो इंसान का बिहेवियर होता है, पॉजिटिव बिहेवियर जो होता है वो उसको इन्हांस किया जा सकता है और नेगेटिव बिहेवियर को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या फिर वहीं पे इनहिबिट किया जा सकता है। यहाँ पे जे.बी. वाटसन जो थे, जे.बी. वाटसन जब आए तो इन्होंने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर को इन्हांस या इनहिबिट नहीं किया जाता, बल्कि हम अपने अंदर लर्निंग के थ्रू, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के थ्रू जो है वो इंसान के अंदर नेगेटिव इमोशंस भी काज हो सकते हैं, जैसे कि फियर हो गया, ठीक है, क्राइंग हो गया, ये सारी चीज़ें भी काज हो सकती हैं। और इसी की बेस पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहते हैं जी लिटिल एल्ब्रेट एक्सपेरिमेंट। ये लिटिल एल्ब्रेट एक्सपेरिमेंट एक छोटे से बच्चे पे किया गया था जिसका नाम एल्ब्रेट था। इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या था। और अभी चलते हैं जी अपने वाटसन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो वाटसन ने जो हमारे पास अपनी थ्योरी के थ्रू दिए था, वाटसन के मुताबिक वाटसन ने कहा था कि इंसान जो बिहेवियर होता है वो 4 किस्म के होते हैं हमारे पास। पहला बिहेवियर होता है हमारे पास, दो जो होते हैं वो लर्नड होते हैं और दो जो होते हैं अनलर्नड होते हैं, ठीक है। अब लर्न जो बिहेवियर होते हैं उनमें एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट होता है, इसी तरह जो अनलर्न होते हैं उनमें भी एक एक्सप्लिसिट होता है और एक इम्प्लिसिट होता है। यहाँ पे सबसे पहले लर्न की बात कर लेते हैं। तो एक्सप्लिसिट बिहेवियर, लर्न बिहेवियर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले डिफरेंस देख लें कि एक्सप्लिसिट क्या होता है और इम्प्लिसिट क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट वो बिहेवियर्स होते हैं जो कि आपको शो करवाए जाते हैं, डायरेक्टली एक्सपीरियंस होता है आपको उनका और आपको उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और आपका उन पर कंट्रोल भी होता है। लेकिन जो इम्प्लिसिट बिहेवियर होते हैं वो जो इंटरनल बिहेवियर होते हैं और वो डायरेक्टली आपको एक्सप्रेस नहीं करवाए जा सकते और ये इंटरनल फोर्सेस पे जो है वो रिलाई कर रहे होते हैं। तो एक्सप्लिसिट लर्न बिहेवियर, अब यहाँ पे लर्न का आया है वर्ड, दैट्स मीन कि ये इन्वायरमेंट से लर्न किया गया है बिहेवियर जो है एक्सप्लिसिट बिहेवियर। यहाँ पे क्या हो सकता है, बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोग अपनी पॉलिश कर रहे होते हैं हर रोज़ जो है हर फील्ड में जो है वो ज़रूरी है। तो क्या हम टॉकटिव वे जो होते हैं, मीनिंगफुल वे जो होते हैं वो हम ढूंढते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, उनको सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से और डिफरेंट लोगों से। तो ये चीज़ आ जाती है, राइटिंग आ सकती है, राइटिंग स्किल्स आ सकते हैं, प्लेइंग आ सकती है, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास एक्सप्लिसिट लर्न बिहेवियर में आती हैं। दूसरी जो उन्होंने टाइप बताई थी वो थी इम्प्लिसिट लर्न बिहेवियर। ये भी लर्न है, एनवायरनमेंट से लर्न होती है लेकिन इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का क्या मतलब है कि ये इंटरनल फोर्सेस पे रिलाई कर रही है लेकिन ये लर्न है। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या होगी कि अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो आपकी जो हार्ट बीट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो होगी, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हार्ट रेट आपने एक एक्सीडेंट देखा है, अगर आपने प्रीवियस इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, वहाँ से आपकी लर्निंग हुई है कि अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उन कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पर आपके अंदर जो चेंजेस आती हैं, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है, बीपी जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है, ये चीज़ें जो होती हैं ये लर्न होती हैं। आप किसी भी प्रीवियस एक्सीडेंट या प्रीवियस जो आपके साथ कोई भी सिनेरियो या सिचुएशन होती है इस तरह की, उससे लर्न करते हैं। तो ये आपके पास इम्प्लिसिट लर्न बिहेवियर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लिसिट लर्न बिहेवियर। अनलर्न बिहेवियर की बात कर लेते हैं। अब एक्सप्लिसिट अनलर्न बिहेवियर क्या हो सकते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग होगी, स्नीजिंग होगी। अब ब्लिंकिंग को हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, हमारे सामने डायरेक्टली ऑब्जर्व एक्सप्रेस तो होती है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं लेकिन ये अनलर्न होती है, ठीक है, इनको हम लर्न नहीं करते, ये ऑटोमेटिक होती है, इसका कंट्रोल नहीं होता इंसानों के ऊपर, ठीक है, ये अनवॉलंटरी होती है। इसी तरह स्नीजिंग होगी। इसके बाद आ जाता है इम्प्लिसिट अनलर्न बिहेवियर। इम्प्लिसिट अनलर्न बिहेवियर कौन से होंगे, जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते और ये साथ ही साथ आपके पास अनलर्न बिहेवियर होते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी चेंजेस होगी, ग्लैंडुलर चेंजिंग होगी, केमिकल जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो हो गए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे पास अनलर्न होती हैं और ऑटोमेटिक होती हैं, और कुछ ऑटोमेटिक होने के बावजूद हमारे पास एक्सप्लिसिट भी हो सकती हैं, जिसको हम एक्सप्लिसिट अनलर्न बिहेवियर कहते हैं।
तो ये 4 टाइप्स बताई थी जेबी वाटसन ने बिहेवियर्स की। उसके बाद जेबी वाटसन ने जो मेथड बताए थे अपने बिहेवियरिज्म के अंदर, वो थे कि हम सीख सकते हैं या देख सकते हैं या फिर अपनी जो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप जिन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, वो थे हमारे पास ऑब्जर्वेशन के मेथड। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप किसी भी इंसान के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, जैसे कि आप क्वेश्चनर भी लगा सकते हैं और विदाउट क्वेश्चनर भी लगा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं पर्सन को। इसके अलावा आप टेस्टिंग कर सकते हैं, आप वर्बल रिपोर्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं और आप कंडीशनल रिफ्लेक्स्ड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये इन्होंने कुछ मेथड्स दिए थे बिहेवियरिज्म के अंदर, जो कि आगे आप किसी भी इंसान के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं साइकोलॉजिस्ट के अंदर, बिहेवियरिज्म के अंदर जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट आते हैं वो हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बेसिकली जो है इन्होंने एनिमल पे ज़्यादा स्टडी की थी। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी 31 अगस्त, और ये आपके पास मेंशन है। इनकी स्टडीज़ ज़्यादातर एनिमल बिहेवियर पे थी और लर्निंग प्रोसेसेस पे थी। इनकी जो फाउंडेशंस थी वो मॉडर्न एजुकेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, एजुकेशनल साइकोलॉजी को। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक जो थ्योरी दी थी उसके अंदर इन्होंने लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, 3 बेसिक प्रिंसिपल दिए थे। इन्होंने कहा था कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ रिसेंसी होता है, लॉ ऑफ रिकेंसी एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये तीनों जो लॉ होते हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग को। किस तरह से अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले अगर लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करें तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? इनके मुताबिक जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, यहाँ पे इंसान पहले देखता है कि अगर उसके साथ कोई सिचुएशन पेश आई है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका नतीजा क्या है, आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर तो किसी भी सिचुएशन का या किसी भी बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंसेस आया है सामने वो पॉजिटिव है तो इंसान इस बिहेवियर को रिपीट करेगा और जल्दी से जल्दी लर्न करने की कोशिश करेगा। और अगर वो नेगेटिव है तो क्या इंसान उसको इनहिबिट करेगा और उसकी लर्निंग उतनी ही स्लो होगी। जैसे कि अगर एक बच्चा है, उसको अगर आप वो स्टडी कर रहा है, उसको आप स्टडी के एंड पे अगर उसको आप गुड देते हो या फिर अप्रिशिएट करते हो तो उसकी लर्निंग फास्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको डिग्रेड करते हो। तो ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं लॉ ऑफ इफेक्ट में। उसके बाद लॉ ऑफ रिकेंसी आ जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो बहुत ही रिसेंट लर्निंग होती है वो बहुत जल्दी और आपको जो है वो रिवाइज़ करने में मतलब अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो मोस्ट रिसेंट जो आपने याद की थी, लर्न की थी, वो ज़्यादा जल्दी आपको याद होगी, ज़्यादा जल्दी आपके माइंड में आएगी एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ जाते हैं। इसके मुताबिक जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे किसी भी चीज़ की, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी ज़्यादा लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज़्यादा बिहेवियर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन लॉज को भी इंशाल्लाह हम अपने जब इनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो उसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म के एडवांटेजेस की, तो बिहेवियरिज्म आपके पास जो है वो हेल्प करता है आपको कि आप किसी भी पर्सन के बिहेवियर को क्विकली शेप कर सकें, ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर को शेप कर सकें, ठीक है, और नेगेटिव बिहेवियर को इनहिबिट करवा सकें। इसके अलावा आपके पास जो लर्नर होता है वो इन्वायरमेंट को जल्द से जल्द अडॉप्ट कर लेता है बिहेवियरिज्म की। अगर आप फॉलोअर हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं और इसकी थेरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इन थेरीज़ को फॉलो करने के बाद आप और इनकी टेक्निक्स और मेथड्स को फॉलो करने के बाद जल्द से जल्द अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद बिहेवियर कैन बी मेजर्ड, और बिहेवियरिज्म का सबसे बड़ा जो एडवांटेजेस था वो ये था कि एक साइंटिफिक मेथड था। क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेबल चीज़ को जो है वो स्टडी कर रहे थे। लेबॉर्ट्री के अंदर इन्होंने स्टडी बताई कि हम ऐसी ऑब्जर्वेबल साइकोलॉजी जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की स्टडी का नाम है, और ऑब्जर्वेबल के साथ साथ बिहेवियर को हम मेजर भी कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म को जो है वो बहुत फेमस हुआ था उस टाइम, और इसने जो लास्ट जो दो स्कूल ऑफ थॉट थे, प्रीवियस स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनिज्म, उसको बिल्कुल सप्रेस कर दिया था। लेकिन बिहेवियरिज्म के ऊपर भी फर्दर कुछ क्रिटिसिज्म हुए थे, जिसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था कि बिहेवियरिज्म जो है इसने इसकी सारी जो लर्निंग की
है बेस है, इन्होंने सिर्फ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे रखी हुई है। इन्होंने दूसरी लर्निंग, इसके अलावा अगर कोई लर्निंग होती है तो उसको इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद इन्होंने इन पे जो दूसरा क्रिटिसिज्म था वो ये था कि इन्होंने पावर ऑफ टेम्परेरी मॉरल्स को इग्नोर किया है, लॉज को इग्नोर किया है, और सोशल नॉर्म्स को जो है वो इन्होंने इग्नोर किया है, जिसकी बेस पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया बिहेवियरिज्म को, और बिहेवियरिज्म होता क्या है, बिहेवियरिज्म के कंट्रीब्यूटर्स कौन है, इसके अलावा उस पर क्या क्रिटिसिज्म था, इन सब को हमने डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।